2023 शुरू हो चुका है और इस वर्ष में देश में, प्रदेश में और सरगुजा अंचल में किस तरह की सौगात क्षेत्रवासियों को मिलने वाली है, क्या खास रहने वाला है, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। नया साल है, 2023 चुनावी वर्ष भी है। कहाँ देखते हैं इस वर्ष को देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कि कौन सी वो महत्वपूर्ण सौगात है जो मिलने वाली है और कितना बदलता दिखेगा देश? देश के स्तर पे अर्थव्यवस्था अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। देश की सीमाओं की सुरक्षा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। बेरोजगारी कहें या रोजगार की उपलब्धता, ये चिंता का विषय बनी हुई है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका इत्यादि देशों में रिसेशन आ सकता है। चीन की भी स्थिति अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर वहाँ भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं को खरीदने की क्षमता कम होगी तो हमारा निर्यात कम होगा। हमारा निर्यात कम होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पे सीधे उसके पैसे की रोटेशन का बाधा आने से विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अगर सामग्री बिकेगी नहीं तो सामग्री बनेगी नहीं। अगर सामग्री बनेगी नहीं तो उसका असर रोजगार के ऊपर भी सीधे तौर पे आएगा। मनमोहन सिंह जी के समय जब विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में ऐसी स्थिति बनी थी तो देश के अंदर क्रय क्षमता को बढ़ाया गया था। रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं को अन्य माध्यमों से लोगों के पास पैसे हों ताकि वो चीज़ें खरीद सकें। ये जो चक्र रहता है, इस चक्र की तरफ ध्यान देने की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। सीमा पे चीन के तेवर लगातार नकारात्मक है और जो भी पहल राष्ट्रीय स्तर पे अधिकारियों की, नेताओं की, रक्षा मंत्री के स्तर पे, प्रधानमंत्री जी के स्तर पे नाकाफी दिख रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात बनी रहेगी। और चीन और पाकिस्तान मिलके जिस इकोनॉमिक रोड का निर्माण कर रहे हैं, वो चाहे वो अक्साई चीन हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, इनकी सीमाओं से बेहद करीब से गुजरता है और हम करीब विशेषज्ञ बताते हैं कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हैं उस मार्ग के और हम ऊंचे के स्थान पे हैं, स्ट्रेटेजिकली हम मजबूती के स्थान पे हैं। तो उस बात को लेके उन लोगों की जो भी चिंता हो, वो दबाव काउंटर वो दूसरी जगह लगातार बनाते जा रहे हैं। हम उस स्थिति को संभालने के लिए हमको और पहल करने की आवश्यकता पड़ेगी। रोजगार, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की गति से सीधे जुड़ा रहता है, इस पे विपरीत प्रभाव पड़ने की बड़ी संभावना दिख रही है और इस साल के शुरुआत में भी हमने देखा कि कई कंपनियां हैं वो लोगों को बैठा रहे हैं काम से। तो इस ट्रेंड को रोक के वैकल्पिक रोजगार हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा और रोजगार दुर्भाग्य से आम जनों के, मेरे आपके सोच में सरकारी नौकरी से बढ़ता है, जबकि सरकारी नौकरी आबादी का 1% रोजगार होता है लगभग, जो माना जाता है। विशेषज्ञ जो बताते हैं कि मात्र 1% आबादी सरकारी कामों पे लग पाती है। तो वैकल्पिक आय की व्यवस्था, जो सरकारी नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी हमेशा सीमित रहेगी, कोई भी सरकार आए एक सीमा से ज़्यादा नौकरी दे ही नहीं सकती। आरक्षण छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने रहेगा। सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पारित किया है जिसमें आरक्षण को 76% किया है। ये अनहोनी बात नहीं है, ये पहली बार छत्तीसगढ़ जागा और कुछ चांद सितारों से लाने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु में 68% आरक्षण विद्यमान है और उसमें 10% EWS को आप जोड़ देते हैं तो 78% आरक्षण हो जाता है।
ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ अपना कुछ नए शगुफा छेड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार नया शगुफा छोड़ रही है कि आरक्षण 72% की बात है। तो हमारे यहाँ जैसे तमिलनाडु में विशेष परिस्थिति है, जिस कारण से उन्होंने 50% की सीमा पार करके कानून बनाया। तो छत्तीसगढ़ में भी विशेष परिस्थिति है कि यहाँ की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की संख्या 45% है सेंसस के आधार पर। तो 1% नौकरी के लिए मारामारी हो रही है। 1-2% के लिए ही हम आरक्षण की मारामारी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई आरक्षण है नहीं, फिर भी मुद्दा भावनात्मक हो जाता है। ये एक चुनौती छत्तीसगढ़ में होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां जिनमें हमको भर्ती करनी है और हमको सेवा देना है, शिक्षा का सेवा देना है, स्वास्थ्य का सेवा देना है, पुलिसिंग का हमको सेवा देना है, अन्य विभागों में सेवा देना है, तो भर्ती नहीं हो पाएगी इस झमेले के चलते। तो दोहरा नुकसान होगा, सेवा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कैसे व्यवसाय आप बढ़ा सकते हैं? जीएसटी के नियमों का पालन करके, यहाँ के आय के स्रोतों का सृजन करके आप कैसे आमदनी बढ़ा सकते हैं ताकि विकास के कार्य भी लिए जा सके। फिर जो 2 सेवा के बड़े क्षेत्र माने जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का सिलसिला चालू हो गया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो स्कूलों की श्रृंखला चालू हो रही है, इसमें जो होना था, स्वाभाविक रूप से होना था, घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने इस बात को रखा था कि अंग्रेजी को हमको बढ़ाना होगा। अगर हमारे बच्चों को चाहे सरकारी या निजी क्षेत्रों में या राज्य के बाहर काम करने के बराबर के मौके हमको देना है, तो अपनी मातृभाषा हिंदी, छत्तीसगढ़िया, कुड़ुक भाषा हो, बोली हो, या बस्तर क्षेत्र की बोलियां हो, लोकल भाषा के साथ हिंदी, अंग्रेजी, ये 3 का मिश्रण बहुत ज़रूरी है। मैन पावर और बढ़ाने की ज़रूरत है शिक्षा में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। HR, जिसमें भी मानव संसाधन चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपको बिल्डिंग भी चाहिए, कुछ कंप्यूटर भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है टीचर चाहिए, मानव संसाधन चाहिए। वही ये सेवा का क्षेत्र स्वास्थ्य का भी रहता है। बिल्डिंग बना लो, लेकिन मशीन खरीद लो, दवाई खरीद लो, लेकिन उपचार के लिए आपको मानव संसाधन चाहिए। तो ये मोटा मोटी बड़ी चुनौतियां हैं। कनेक्टिविटी, लैंडलॉक्ड राज्य मैंने बताया, तो समुद्र से आने की तो यहाँ कोई बात नहीं है। आपको मार्गों से आना है, रेल मार्गों के आना है, रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, ये एक चुनौती है। बस्तर और सरगुजा अंचल अभी रेलवे कनेक्टिविटी से वंचित है। उतनी कनेक्टिविटी जो बड़े शहरों के लिए होनी चाहिए। एक ट्रेन हफ्ते में 1 दिन अगर दिल्ली चल रही है तो पर्याप्त नहीं है। ये रेगुलर हमको। तो एयरपोर्ट, यहाँ का एयर स्ट्रिप नया बन रहा है, करीब 1800 मीटर का ये नया एयर स्ट्रिप बन जाएगा, तो 72 सीटर ATR यहाँ लैंड कर सकेगी। कृषि उपज को स्थायी रूप से एक बेहतर दाम मिल सकें, उसके लिए आपको उत्पाद करने की इकाइयाँ भी स्थापित करनी पड़ेंगी, कृषि बेस्ड प्रोडक्शन यूनिट। तो वो काम सोचा गया है, लेकिन उसको कार्य रूप जितना जल्दी हम देंगे। हमने मक्का लगाया, बेचेंगे किसको? बाहर ले जाएंगे, दाम कम होगा, अंदर ले जाएंगे, ज़्यादा बनाइएगा, दाम कम हो जाएगा। फिर कोल्ड चेन कृषि के क्षेत्र में ये खेत से लेके उपभोक्ता तक के बीच में काफ़ी अनाज खराब हो जाता है, क्योंकि रखने की व्यवस्था उसको नहीं है। तो ये बीज की जो कड़ियाँ हैं, उत्पादन की इकाइयाँ हों, हर ब्लॉक में 200 से ज़्यादा चिन्हांकित भी की गई, लेकिन इनको कार्य रूप में लाना जरूरी है। तो ये हर क्षेत्र में इस प्रकार की चुनौतियाँ हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आने वाले साल में देश, प्रदेश और संभाग की चुनौतियों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से आने वाले वर्ष में सरकार कई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहेगी और कई ऐसे काम हैं जिनको करने के प्रयास सरकार करेगी। देश दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।